नमस्कार, आप देख रहे हैं एवर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। धामी ने 6 दिसंबर को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। शासन सचिवालय में होगी बैठक। सीएम धामी का रुद्रपुर दौरा। सरस मेले 2021 का किया शुभारंभ तो कोटद्वार में कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। वहीं जसवंत सिंह राजसी स्टेडियम के विस्तारीकरण का भी किया शिलान्यास। देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर कांग्रेस ने जताई खुशी। गणेश गोदियाल और हरीश रावत ने किया कैप चौपाल का आयोजन। कहा, कांग्रेस के दबाव से करना पड़ा बोर्ड भंग। रुड़की की देवभूमि इंडस्ट्रियल केंट आरओ कंपनी में इनकम टैक्स की कार्रवाई। दिल्ली से आई टीम ने की छापेमारी। कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर खंगाले दस्तावेज। आगामी दिनों में उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान ने जताई बरसात और बर्फबारी की आशंका। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट भी किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून से खबर। 6 दिसंबर को होगी धामी मंत्रिमंडल की बैठक। आपको बता दें, शाम 5 बजे सचिवालय में प्रस्तावित है मीटिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तो 6 दिसंबर को होगी धामी मंत्रिमंडल की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5 बजे सचिवालय में मीटिंग प्रस्तावित है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उत्तराखंड के देहरादून से खबर सामने आ रही है। 6 दिसंबर को धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शाम 5 बजे सचिवालय में मीटिंग प्रस्तावित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर सामने आ रही है। 6 दिसंबर को आपको बता दें धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 5 बजे सचिवालय में मीटिंग प्रस्तावित है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे, जहां उनका सबसे पहले पंतनगर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें, इस दौरान धामी ने गांधी पार्क मैदान में आयोजित सरस मेले 2021 का शुभारंभ किया और पंतनगर में रोक्यूटी इंडिया के प्लांट के उद्घाटन और समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम रहा।
स्वागतम है स्वागतम है स्वागत नाचेंगे नाचेंगे गाएंगे प्रेम की राहों पे चल गए सब कह गए। हल्द्वानी के गोलापार स्थित लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्मित बहुउद्देश्य क्रीड़ा हॉल के प्रथम फेज का लोकार्पण किया गया। खेल मंत्री अरविंद पांडे और विधायक नवीन दुमका ने इस मौके पर महिला सहायता समूहों को चेक के जरिए आर्थिक सहायता की मदद की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट से नई खेल नीति प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। ऐसे में अरविंद पांडे का कहना है कि खेल में जो भी अस्थापना होगी उसे दूर कर लिया जाएगा। से पहले आपके माध्यम से हल्द्वानी की महान जनता को इस इंडोर स्टेडियम की मैं बधाई देता हूं। आज विभाग को समर्पित किया गया है। सभी यहाँ के खिलाड़ी, हमारे मीडिया के लोग, यहाँ की आम जनता यहाँ आके अपने फिटनेस पर ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और एक खिलाड़ी इसका उपयोग करें, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मैं निश्चित ही जहाँ अच्छी अवस्थापनाएं बनाने की सरकार ने कोशिश की है, वहीं एक खेल नीति के माध्यम से जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमने नई खेल नीति बनाई है जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप से लेके उनके रहने खाने की और उनको मेडल जीतने के पश्चात सरकारी नौकरियों की हमने सेवा देने का बिना किसी कंडीशन के नेशनल, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ गेम, हमारी जो एसोसिएशन है मान्यता प्राप्त, इनकी चैंपियनशिप, यूनिवर्सिटी के जो गेम होते हैं इनके और ये पुलिस के गेम होते हैं, इनमें भी जो बच्चे मेडल जीतेंगे उनको भी 2000 ग्रेड पे की नौकरी देकर बच्चों को हम सम्मान देना चाहते हैं। यह खेल नीति में इसका प्रावधान किया गया। नहीं, अगर जो कुछ देरी इसमें हुई है तो मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देशित करता हूँ कि जो कार्यदायी संस्था है उनको नियमों कानूनों के तहत उनको आदेशित करें कि यथाशीघ्र अवस्थापनाएं कंप्लीट होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज का पतंजलि के मंगलाचार्य ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर स्वागत किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने भ्रमण कर विश्वविद्यालय का अवलोकन किया और जानकारी दी। विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी देहरादून में सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। कांग्रेस ने इस बार अपना मैनिफेस्टो जनता की राय लेकर बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के घोषणा पत्र की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने की कांग्रेस के मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नवप्रभात से खास बातचीत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष नवप्रभात जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आज जो कांग्रेस मैनिफेस्टो बनाने जा रही है वो किस तरह का होगा और किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, कांग्रेस ने पहले राज्य में जब भी मैनिफेस्टो दिया, विचार विमर्श हम तब भी करते थे। वो विचार विमर्श थोड़ा सीमित होता था और हम जनपदों में अपने वरिष्ठ साथियों से और वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से बात जरूर करते थे। इस बार हमने उस प्रक्रिया को बहुत गहराई तक पहुंचाया कि 670 गांव न्याय पंचायतों में, जिसमें औसत 4 से 5 गांव होते हैं, हम लोगों ने पूरे 2 दिन का समय दिया। एक बार 2 अक्टूबर को, दूसरी बार फिर 14 नवंबर को हमने दोबारा फिर 670 न्याय पंचायतों में समय दिया। इससे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो हमें सीखने का मौका दे रही हैं कि लोग क्या चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और वो समस्याओं का हल किस तरह से देखते हैं, दोनों ही चीज़ें उसके साथ हैं। वो चाहते क्या हैं और उस समस्या का हल उनके दिमाग में क्या है, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। आज ये जो हमारा तीसरा चरण है, ये और व्यवस्थित रूप से प्रोफेशनल कांग्रेस की मदद से और गहराई तक अपने चुनाव क्षेत्रों में जाके आकलन करने का है।
तीसरे चरण में कितनी टीमें लगेंगी और कहां तक जाएंगे, किन किन लोगों से आप मिलेंगे और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? ये काम 12 दिसंबर तक चलेगा। इस समय 21 टीमें आज हमारी मूव कर चुकी हैं और हर टीम में प्रोफेशनल कांग्रेस के 2 सदस्य सम्मिलित हैं, क्योंकि वो उसको तकनीकी रूप से बेहतर हमसे बना सकते हैं। और हर विधानसभा से 5 साथियों का चयन किया गया है, जो उन लोगों के साथ उस विधानसभा के सुदूर क्षेत्रों तक जाने का कार्य करेंगे। अभी बाकी टीम आनी बाकी है, वो जब आएंगी तो हमारी संख्या 35 से ऊपर हो जाएगी। किस राज्य की टीमें आई हैं और आप लोग जो घोषणा पत्र बनाने जा रहे हैं उसको क्या नाम देने जा रहे हैं? हमारे पास छत्तीसगढ़ से टीम आई है और राजस्थान से टीम आई है। ये पहले इस तरह की मैनिफेस्टो पर काम करने का अनुभव रखती हैं और हमारा मैनिफेस्टो जो है वो जनता के सामने एक प्रतिज्ञा होगी कि जो अपेक्षाएं आपने हमसे की है हम उसे पूरा करेंगे और किस तरह से पूरा करेंगे, ये दोनों चीज़ हम उसमें बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे नौ प्रभात जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार जो कांग्रेस मैनिफेस्टो बनाएगी वो जनता के बीच जाकर के जनता की समस्याओं को लेकर के मैनिफेस्टो बनाएगी और उसी को लेकर के चुनाव में जाएगी। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस का प्रचार अभियान राज्य में शुरू हो गया है, तो वहीं आचार संहिता में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार को लगातार घेरने का कार्य कर रही है, जिसको लेकर भाजपा ने भी बयानबाजी शुरू की है। जहां पूर्व में हरीश रावत ने सरकार के 32,000 युवाओं को रोजगार देने की बात पर 5 साल के कार्यकाल में 3200 लोगों को रोजगार देने पर राजनीतिक संन्यास लेने की बात कही थी, तो वहीं उनके बयान के बाद शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे भी मैदान में कूद गए हैं। शिक्षा मंत्री पांडे ने कहा कि अकेले शिक्षा विभाग में 5 साल में 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया और विपक्ष यदि प्रमाण मांगता है तो वो उसे दे सकते हैं और प्रमाण गलत होने पर वह राजनीति से संन्यास लेने को तैयार है। ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, आज हमारी सरकार है और उसमें छोटी सी व्यवस्था मैं भी निभा रहा हूँ और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किसी को अपनी बातों पे उसको कितना निभाना है कितना नहीं निभाना मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरी बात है। मैं कहना चाहूँगा कि जब से मैं प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना हूँ मैंने शिक्षा विभाग में ही लगभग 10,000 लोगों को। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी के तहत 4 दिसंबर को देहरादून स्थित परेड ग्राउंड मैदान में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस मौके पर देहरादून में स्थित भाजपा मुख्यालय पर नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बैठक ली, जिसमें तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस रैली में रहेगी और उसमें आम जनता जो अपना देहरादून जिला, महानगर और हरिद्वार जिला, उसके आसपास टिहरी की धनौल्टी विधानसभा, नरेंद्र नगर आदि और पूरे गढ़वाल मंडल से अधिक लोग इसमें रहेंगे और 1.25 लाख की संख्या इसमें रहेगी। आम आदमी पार्टी ने लालकुआ तहसील के पास नगर के मुख्य मार्ग पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली, जिसका समापन घोड़ा नाला बिंदुखत्ता में किया गया, जहां एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। यहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं विधायक दिनेश मोहनिया ने सभा को संबोधित करते हुए पार्टी की घोषणाओं को बताया। मोहनिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम करके दिखाया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अच्छी रोड, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और लगातार टिकटों की घोषणा हो रही है। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि ये पूरा की पूरा 2022 का जो चुनाव है ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पूरे की पूरी इतनी अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस के अंदर कि वो आपस में लड़ने में भी व्यस्त है। तो मुझे लगता है कि 2022 में जो सीधी टक्कर है केवल वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगी। उनका 60 पार, 70 पार, 100 पार, वो कुछ भी बोल सकते हैं,
लेकिन जब वो किसी भी चीज के लिए जुमला बोल सकते हैं तो फिर सीटों की संख्या के लिए तो उनका कोई बोलने का कंसर्न ही नहीं है। मेरा यह मानना है कि इस प्रदेश की जनता अब एक बदलाव का मन बना चुकी है और आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रही है। उन्हें पता है कि कौन सी पार्टी है जो उनके जीवन में, उनके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकती है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे कौन सी पार्टी काम कर सकती है, देख रही है इस पर। कोई भी सरकार अगर नियत से और ईमानदारी से काम करे तो पैसे की कभी किसी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। हमारा ये मानना है कि आप देखेंगे कि किसी नेता के लिए जब हेलीकॉप्टर खरीदा गया तो कोई पैसे की कमी नहीं, जब उन नेताओं के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई तब पैसे की कोई कमी नहीं। तो किया जा सकता है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, बेरोजगारों को 5000 भत्ता दिया जा सकता है, फ्री पानी दिया जा सकता है, फ्री यात्रा कराई जा सकती है। जरूरत है केवल ईमानदार सरकार की जो नियत के साथ एक आम आदमी के जीवन को इन कष्टों से निजात दिलाए और उसके जीवन में बदलाव लाए। संख्या में आज लोग यहाँ उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक उत्तराखंड की राजनीति में विकल्पहीनता की स्थिति थी। भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को और कांग्रेस से नाराज होकर पुनः भाजपा को वोट देते थे लोग। लेकिन आम आदमी पार्टी के रूप में एक बेहतर विकल्प आज उत्तराखंड की राजनीति में आया हुआ है और दिल्ली का मॉडल सबके सामने है। लोगों को लगता है कि अगर कोई उनके जीवन में बदलाव ला सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी ला सकती है। परिवर्तन होगा, अप्रत्याशित जो है रिजल्ट होंगे, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है। दोनों पार्टियां ये समझती कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत भ्रम में है, वो भ्रम उनका टूट जाएगा। देखा जिस प्रकार की हमारा विजन है, आम आदमी पार्टी का जो स्पष्ट विजन है और गारंटी के साथ वो कह रहे हैं, तो उससे हमको लाभ होगा और जनता भी उसको विश्वास करेगी। बिल्कुल दिल्ली की तरह यहाँ पे विकास हुआ, दिल्ली से भी यहाँ और ज्यादा विकास किया जा सकता है। ये मॉडल प्रदेश बनाया जा सकता है। दिल्ली मॉडल के बारे में बताया, उनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार के बारे में, उसके बारे में डिटेल भी बताई गई और पूरे विजन को, पार्टी के पूरे विजन को समझाया गया। देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खुशी का इजहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी मुख्यालय में कैंप चौपाल का आयोजन किया। इस मौके पर चुनाव घोषणा पत्र भी चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए गए। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार पर जो दबाव बनाया था उसी का परिणाम है कि उसे बोर्ड भंग करना पड़ा। के संबंध में जिनके नलकूप है बिजली के, जिनके बिजली के नलकूप है, सन 82-83 में बड़ा बंदा बनवा था, उस पे एक बड़ी रोड बन जाए जिस पर उसकी भी वो हो जाए, सब निर्माण हो जाए। धन्यवाद। दो सुझाव। खबर रुड़की से, जहां देवभूमि इंडस्ट्रियल कैंट औरो कंपनी में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम ने कैंट औरो कंपनी में रेड मारी, जिसके बाद कंपनी स्टाफ और वर्करों को वापस भेज दिया गया और कुछ कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए। आपको बता दें, इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं और इनकम टैक्स की टीम कंपनी के दस्तावेज खंगालने में जुटी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश में शीतलहर चलनी शुरू हो सकती है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बरसात और बर्फबारी के आसार और मैदानी जिलों में कोहरा और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग द्वारा ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें और देख रहे हैं कि जो है प्रदेश में जो बदली है वो छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं और आज जो एक्टिविटी है बहुत कम एक्टिविटी हालांकि है, लेकिन जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी आज जो है कुछ जगहों में उनमें देखने को मिलेगी, खासकर हायर रीचेज में। और जब आप कल देखेंगे तो कल जो एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसमें कि मैं कहूँगा कि जैसे आपके चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें हल्की मध्यम तक की बारिश और बर्फबारी जो है वो कल आपको देखने को मिलेगी अनेक जगहों तक में। और जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिल्स के, तो उसमें भी कुछ जगहों में हल्की, बहुत हल्की जो बारिश बर्फबारी है वो देखने को मिलेगी। प्लेन्स की जहाँ तक बात है, जिसमें कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है, प्लेन एरिया जो उनके हैं, तो उनमें तो जो एक्टिविटी है उसकी संभावना बहुत कम है।
इक्का दुक्का जगह पे आप कह सकते हैं कि बहुत हल्की या ट्रेस टाइप ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो देखने को कल वो मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।